हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरी टॉपर। फ्रेंड्स, हम यहाँ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 3 को लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों के साथ साथ ऑप्शंस भी होंगे जिनमें से हमें सही आंसर को निकालना है। मेरे साथ साथ आप इस सेट को सॉल्व करें और अंत में मुझे बताएं कि आपने कितने सही किए। ठीक है, आपकी ईमानदारी और आपकी सफलता। शुरू करते हैं इस सेट को लगाना। अब पहला प्रश्न है, किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू प्रचलित किया था? सही उत्तर है डी, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में काजू, तंबाकू, शरीफा, अमरूद, अनानास, पपीता और नारियल की कई सारी किस्मों को प्रचलित किया था। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को जिसको औरंगजेब ने निष्कासित किया था वो थे सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ये सर जॉन चाइल्ड जो थे ये मुगल बादशाह के साथ युद्ध में काफ़ी उलझ गए थे, इसलिए इनको निष्कासित कर दिया था औरंगजेब ने। तीसरा प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान सर थॉमस रो ने व्यावसायिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराई थी? इसका सही उत्तर है बी, जहांगीर। आप जानते हैं कि 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। शुरू में जहांगीर थोड़ा हिचकिचाए थे, लेकिन बाद में इन्होंने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनको सुमेलित करना है। मौलवी अब्दुल्ला, देखिए इनको सुमेलित करो। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से संबंधित है? ये देखिए दिया जा रहा है आपको 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो मौलवी अब्दुल्ला थे फैजाबाद से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, शाहमल बागपत से थे और जनरल बख्त खान दिल्ली से। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर यहाँ आ रहा है वो है ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में कृषि उद्योग के रूप में रेशम उत्पादन प्रचलित किया वो कौन था? ये था टीपू सुल्तान। जी हाँ, टीपू सुल्तान ने, जो कि हैदर अली का पुत्र था, 1782 ईस्वी में 1785 में ये गद्दी पर बैठा था और इसने अपने राज्य में कृषि उद्योग के रूप में रेशम उत्पादन को प्रचलित किया था। ये हमारा छठा प्रश्न है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित है बी, क्योंकि द्वितीय अफगान युद्ध जो था इसी में लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है कि किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था? तो टीपू सुल्तान के पास त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने निजाम और मराठों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया था। आठवां प्रश्न हमारा है कि किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से बेदखल कर दिया था? कौन से राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से बेदखल किया था? सही उत्तर है ए, अवध। अवध के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से बेदखल किया था। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि वर्ष 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका सही उत्तर है ए, गारो जनजाति के संपर्क में ये लोग आए थे जब इन्हें दीवानी के अधिकार मिल गए थे। आपको पता है कि 1765 में बक्सर के युद्ध के पश्चात इन्हें दीवानी के अधिकार मिल गए थे। आगे बढ़ते हम। 10वां प्रश्न है कि मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी एक महान महत्वाकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है। ये कथन किसका था? ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। अगला प्रश्न है
किसने रणजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिए, शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे चार्ल्स टी मेटकॉफ। जो अमृतसर की संधि हुई थी, इसी में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी और इसी में शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर इन्होंने किए थे। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करना है। देखिए, कथनों को पढ़ेंगे हम और इनको मिलाएंगे। तो देखिए, 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो किससे संबंधित था? तो वुड डिस्पैच संबंधित था लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने से। 1882 का हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो ये हंटर आयोग संबंधित था शिक्षा और सेवा की 3 शाखाओं अखिल भारतीय, प्रांतीय और अधीनस्थ में पुनर्गठन होने से। सर थॉमस रैले आयोग 1902 किससे संबंधित था? ये संबंधित था विश्वविद्यालय शिक्षण में सुधार लाने के उपायों की अनुशंसा से। और सैडलर आयोग किससे संबंधित था? ये था ऑनर्स पाठ्यक्रमों के सूत्रपात से। यानी कि जो हमारा सही उत्तर बन रहा है वो है, इसमें जो हमारा सही उत्तर बन रहा है वो है बी। ठीक है, इसका सही उत्तर बनता है बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा? इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवा का एक तरह से सृजन किया था। 14वां प्रश्न है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? सही उत्तर है 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। 15वां प्रश्न है कि किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया था? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने, यानी सी महात्मा गांधी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विशिष्ट निर्देश के साथ आए थे। भारत किस विशिष्ट निर्देश के साथ आए थे? उनको कौन सा ऐसा निर्देश दिया गया था वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को? इसका सही उत्तर है कि यदि संभव हो तो भारत एकजुट रहे, भारत का विभाजन न हो। 17वां प्रश्न है कि किसने भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण कराया था? तो भारत में पहली रेल सड़क का निर्माण कराने वाला था लॉर्ड डलहौजी, यानी डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है पद पर रहते हुए मारा जाने वाला वायसराय कौन था? ऐसा कौन सा वायसराय था जो पद पे रहते हुए मारा गया? तो ये था लॉर्ड मेयो, यानी डी ऑप्शन यहाँ भी सही है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटिश भारत में गृह प्रभार का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्रिटिश भारत में गृह प्रभार का हिस्सा नहीं था? उत्तर है बी नागरिक प्रशासन प्रभार। नागरिक प्रशासन प्रभार ब्रिटिश भारत में गृह प्रभार का हिस्सा नहीं था। 20वां प्रश्न है 1793 की कॉर्नवालिस संहिता ने क्या अलग किया? किसको किससे अलग किया? तो इसका सही उत्तर है न्यायिक प्रशासन से नागरिक प्रशासन को। कॉर्नवालिस की जो संहिता आई थी उसने न्यायिक प्रशासन से नागरिक प्रशासन को अलग किया। 21वां प्रश्न है, फिर इसमें हमें सुमेलित देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसके हम सारे ऑप्शंस को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए नंबर, यानी कि बड़े सामंती जमींदारों को भूमि आवंटित की गई जागीरदारी बंदोबस्त, ये सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। बाकी सभी कैसे गलत हैं? तो इजारेदारों को जो भूमि आवंटित की गई थी ये जमींदारी बंदोबस्त में आता था। इसके साथ ही आप देखेंगे कि प्रत्येक किसान को शिकमी देना, गिरवी रखना, उपहार देने, बेचने के अधिकार के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी वो रैयतवाड़ी था, और ग्राम स्तर पर जो किया गया था वो महालवाड़ी बंदोबस्त था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पट्टा लिखित समझौता होता था। पट्टा जो होता था वो कैसा लिखित समझौता होता था? तो पट्टा जमींदारों और किसानों के बीच में एक लिखित समझौता होता था जिससे कि लगान की राशि का प्रावधान किया जाता था, यानी इसका सही उत्तर है ए।
अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया। भारत ने शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या इसकी भूमिका रही 1857 के विद्रोह में। तो ये लोग 1857 के विद्रोह से तटस्थ रहे, यानी ना इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया ना इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित था। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित होने वाला जो आयोग था वो था पील आयोग। पील आयोग, ठीक है। पील आयोग का मेन रूप से इसका क्या उद्देश्य था कि विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारत में नीति निर्माण किया जाए, किस तरह के नीति निर्माण किया जाए, इसी संबंध में पील आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। 25वां प्रश्न हमारा है कि अहरार आंदोलन जो 1910 में हुआ था, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ ए, बी और सी तीनों सत्य है, इसलिए आंसर ई होगा। अब क्या है पढ़ लेते हैं एक बार इसको। यह मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम के नेतृत्व में एक उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था। यह अलीगढ़ स्कूल की वफादार राजनीति को नापसंद करता था और इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसीलिए ई हमारा सही उत्तर है। आपको बता दें कि ये अहरार आंदोलन जो था ना, इसको शुरू किया गया था मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मजहरुल हक और मौलाना ज़फ़र अली के द्वारा। ये जो मुसलमान थे ये पुराने अलीगढ़ स्कूल के दृष्टिकोण और नीतियों से पूरी तरह से असंतुष्ट थे और इसीलिए भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। चलते हैं 26वें प्रश्न पर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो इनको उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है। अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने एकेश्वरवाद और हिंदू समाज में सुधारों के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास किया। 1815 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और बाद में जाकर के आत्मीय सभा का नाम ब्रह्म सभा हो गया और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे चलते हैं। किसने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का सूत्रपात किया था। तो देखिए बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन का सूत्रपात करने वाले थे एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे ने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की शुरुआत की। ये भारत में श्रमिक आंदोलन के जनक भी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 1926 में पंजीकृत मान्यता प्राप्त करने वाले बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेबर यूनियन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1926 में ये जो पंजीकृत मान्यता मिली थी बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेबर यूनियन को, इसका नेतृत्व करने वाले थे एन.एम. जोशी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। 29वें प्रश्न पे चलते हैं कि इनको सुमेलित करना है। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है ये किनसे संबंधित है। तो ये संबंधित है एन.एम. जोशी से। चेन्नई लेबर यूनियन किससे संबंधित है, ये संबंधित है बी.पी. वाडिया से। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन संबंधित था महात्मा गांधी से और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये संबंधित था लाला लाजपत राय से। इस तरह से हम अब मिलान करके अपने सही ऑप्शन को देखेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्शन सी जो सही है। 30वें प्रश्न पे चलते हैं। फिर यहाँ बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैंने बार बार कहा है कि नहीं जिसमें हो उसमें नहीं को अंडरलाइन कर लिया कीजिए ताकि हमारा ध्यान बार बार नहीं पे जाए, ताकि हम सही आंसर ढूंढ सकें। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। मोपला विद्रोह केरल में जो बिल्कुल सही है, पापना विद्रोह बंगाल में ये भी सही है, एका आंदोलन अवध में हुआ था बिल्कुल सही, बिरसा मुंडा विद्रोह उस समय के बिहार में हुआ था, बिहार झारखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन गलत हमें नहीं मिला, इसलिए ई ऑप्शन को हम टिक करेंगे। 31वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पे विचार करना है और उसके बाद से इनको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए नील विद्रोह जो हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी 1859 में, ठीक है।
संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। दक्कन दंगा हुआ है 1875 में। और सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही क्रम बनता है वो बनता है डी, यानी 2, 4, 1 और फिर 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इसको सुमेलित करना है और सही आंसर को ढूंढना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या बनता है। वघेरा विद्रोह कहाँ से संबंधित था? ये बड़ौदा से संबंधित था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। सतवंडी विद्रोह संबंधित है महाराष्ट्र। और मंदिर प्रवेश विद्रोह संबंधित है त्रावणकोर से। इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन निकलता है वो है ए, 1, 4, 3, 2। आगे बढ़ते हैं। फिर से सुमेलित करना है हमें और सही कूट को चुनना है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, इसीलिए फैक्ट्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके के प्रश्न हमें मिल रहे हैं इस सेट में। अब इसको सुमेलित करते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने। बेथुन स्कूल की स्थापना की थी जॉन इलियट बेथुन। इनका पूरा नाम जॉन इलियट बेथुन था। और बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। इस तरीके से जो हमारा सही आंसर निकल रहा है वो है सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की और विधवाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया? सही उत्तर है ए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने महिला आर्य समाज की स्थापना की 1882 में 30 नवंबर को। इनका उद्देश्य था कि हर महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित किया जाए। इसके साथ ही 35वें प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना 1923 में घटी थी? तो देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था ये हुई थी 1918 में। ये तो आप जानते ही हैं। बोरसाद सत्याग्रह जो है ये बोरसाद सत्याग्रह हुआ था 1922 से 23 में, है ना, 22-23 में हुआ था। इसी तरह से नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था 1923 में। ठीक है। मुस्लिम लीग का जो पुनरुद्धार हुआ था, मुस्लिम लीग का पुनरुद्धार भी हुआ है 1924 में। तो इस तरीके से दो ऑप्शन हमें बोरसाद सत्याग्रह और नागपुर झंडा दोनों मिल रहे हैं 1923 में घटित हुए, इसीलिए हमारा आंसर होगा ई। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने मेघदूतम का अनुवाद किया था? मेघदूतम का अनुवाद करने वाले कौन थे? तो देखिए मेघदूतम का अनुवाद किया था होरेस हेमन विल्सन ने। होरेस हेमन विल्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस अंग्रेज ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहली बार जिन्होंने किया था वो अंग्रेज थे चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन। 38वें प्रश्न पे चल रहे हैं हम। फिर से यहाँ पे कुछ क्रम दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा सही क्रम में है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसका सही क्रम ए में है। सबसे पहले ब्रह्म सभा, फिर आर्य समाज, फिर मद्रास महाजन सभा। ब्रह्म सभा की स्थापना हम देखेंगे तो ये हुई है 1828 में। आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 में और मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है 1884 में। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही निकलता है। 39वें प्रश्न पे चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या है हमारा कि कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नहीं था? तो देखिए जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में हुई थी ये स्थापना। इसमें आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोइन उल हक ये तीनों ही थे। तो मैंने आपको बार बार कहा है जब प्रश्न में नहीं हो तो उसको अंडरलाइन किया कीजिए ताकि आपका ध्यान नहीं पे जाए। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है तो मोहम्मद अली जिन्ना इनमें से नहीं थे। आगे बढ़ते हैं हम। 40वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? ये बात किन्होंने कही थी? ये बात कही थी मौलाना हजरत मोहानी ने। मौलाना हजरत मोहानी जो है उनका दूसरा नाम है
सैयद फजल उल हसन, ठीक है। और इन्होंने 1921 में एक नारा दिया था जो है इनकलाब जिंदाबाद। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमेशा पूछा जाता है किन्होंने दिया था, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने दिया था, कोई कहता है किन्होंने दिया था। ये दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा समाचार पत्र मुख्य रूप से, अनिवार्य रूप से नरमपंथियों की नीति का मुख्य पत्र था, ठीक है। तो नरमपंथियों की नीति का मुख्य पत्र जो था वो था लीडर। लीडर को CY चिंतामणि ने इसका संपादन किया था, CY चिंतामणि ने। और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, इस अखबार की, लीडर की, ठीक है। ये ब्रिटिश राज के दौरान भारत के सबसे प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा के अखबारों में से एक था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1882 के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने बेथुन कॉलेज से स्नातक किया था। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम क्या था? भारत की राजनीति में जो पहला काम किया था, देखिए आप बहुत सारे लोग चंपारण सत्याग्रह बोलेंगे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह नहीं था। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह बिहार के एक जिले में सीमित था, ये अखिल भारतीय स्तर पे नहीं था, अखिल भारतीय राजनीतिक नहीं था ये आंदोलन। यहाँ पर अखिल भारतीय कौन सा आंदोलन था? रॉलेट सत्याग्रह। क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का प्रयास किया था, जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया था। 44वां प्रश्न है हमारा कि पूना समझौते का परिणाम यह हुआ कि सामान्य निर्वाचक मंडल की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को क्या किया गया? पूना समझौते में इसको बढ़ा दिया गया। निर्वाचक मंडल की जो सीटें थी जो कि कम्युनल अवार्ड में घोषित की गई थी, वो उनसे बढ़ा दिया गया और इनको रिजर्व सीट दे दी गई, ठीक है। इनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, बल्कि सामान्य निर्वाचन मंडल में ही होते हुए इनके लिए रिजर्व सीट दे दी गई, जो कि सीट्स की संख्या जिसमें बढ़ा दी गई थी। आपको बता दें कि पूना जो पैक्ट हुआ था ये 1932 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था ये। आगे चलते हैं। गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? तो देखिए गांधी जी ने तोड़ा था नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ करने के लिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। यहाँ ये तोड़ा था इन्होंने कहाँ पे? दांडी में। दांडी में जहाँ पर ये 24 दिनों की पदयात्रा करके पहुँचे थे अपने 78 अनुयायियों के साथ, और यहाँ पहुँच के इन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 46वां प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें फिर आपको ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो था ये पहला असहयोग आंदोलन नहीं था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जो था, खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने पहली बार असहयोग आंदोलन किया था। खेड़ा सत्याग्रह पहला असहयोग आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था वो पहली बार सामूहिक रूप से हड़ताल की गई थी। बहुत सारे पूरे देश में जगह जगह लोगों ने सामूहिक हड़ताल आयोजित की थी। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव तैयार किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और देखिए इस अधिवेशन का ये जो प्रस्ताव था ना, ये मेनली इस बात से संबंधित था कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र भारत का जो संविधान बनेगा वो कैसा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे वाले संविधान का प्रारूप तैयार करने का पहला प्रयास किसके जवाब में तैयार किया गया था, किसके जवाब में दिया गया था? भारत के लिए अधिराज्य के दर्जे का संविधान प्रारूप करने का जो प्रयास किया गया था वो किसके जवाब में किया गया था? इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन के जवाब में। आपको पता है कि साइमन कमीशन 1928 में आया था, भारत में पहुंचा था, और इसी समय ये पहला प्रयास किया गया था जो कि इसी का जवाब दिया गया था। 49वें प्रश्न पे चलते हैं। कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद का अध्यक्ष था? सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1939 में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें सुमेलित कौन सही है, तो जब हम इनको पढ़ेंगे ऑप्शंस को तो हमें पता चलेगा कि बी अंबालाल साराभाई जो अहमदाबाद मिल हड़ताल से सही तरीके से सुमेलित हैं। बाकी की बात करें तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं। इंदुलाल याग्निक खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित हैं। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा बी। इसी के साथ फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी से जुड़ा अहिंसा और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत किसकी रचनाओं से प्रभावित था? तो देखिए महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो अहिंसा और सविनय अवज्ञा का सिद्धांत था ये प्रभावित था इन 3 लोगों से, रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो। रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो की रचनाओं से प्रभावित था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 52वां प्रश्न है कि कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही तरीके से सुमेलित किया हुआ है। तो इसमें हम जब मैच करेंगे तो पता चलेगा कि वेवेल योजना जो है ये 1945 में आई थी। वेवेल योजना 1945 में आई थी। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। इसलिए हमें जो सही आंसर मिल रहा है वो है केवल और केवल सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी? हमें बताना है कि कौन से वायसराय थे जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आप जानते हैं कि ये फांसी दी गई थी 1931 में 23 मार्च को, चूँकि 23 मार्च को 1931 में दी गई थी। और इस समय कौन थे हमारे यहाँ ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे यहाँ पे? वो थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 54वां कि इन घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सी घटना का क्या क्रम था। आप जानते हैं दांडी मार्च 1930 में हुआ था, शिमला समझौता हुआ है 1945 में, तिलक की मृत्यु हुई है 1920 में और चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारा सही क्रम क्या बनता है तो डी हमारा सही क्रम बन रहा है 4, 3, 1 और अंत में 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध संगठन का नेता था? देखिए लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध संगठन बनाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक अहिंसक आंदोलन चलाया था और इनके जो वॉलंटियर्स की टीम थी उसे लाल कुर्ती सेना के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है और इनको लाल कुर्ती के नाम से इसलिए इस संगठन को जाना जाता है क्योंकि जितने भी पुरुष थे खुदाई खिदमतगार के ये सभी लाल रंग के कुर्ते पहनते थे, जबकि जो महिलाएं हुआ करती थीं वो काले वस्त्र पहनती थीं, ब्लैक ड्रेस पहनती थीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 56वां प्रश्न हमारा है कि किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा है? तो देखिए करो या मरो का नारा जुड़ा है ये हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 57वां, इसको मिलान करना है।
तो देखते हैं क्या इसका मिलान निकलता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई है? ये की गई है 1940 में। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस रहे हैं 1938 में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1929 में लिया गया है और कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में दिया गया है। इसका अगर हम देखें कि कौन सा सही आंसर इसका है, तो हमें इसका सही आंसर मिलेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर हमें मिलान ही करना है और सही कूट को चुनना है। मिलान करके देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1839 में इसका गठन किया गया, इसका गठन किसने किया था? विलियम एडम ने किया था। विलियम एडम ने इसका गठन, आपको बता दूं कि इसका गठन लंदन में किया गया था। ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1866 का किसने गठन किया था? इसका गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन सोसाइटी को किसने बनाया था? इंडियन सोसाइटी को बनाने वाले थे A.M. बोस एंड इंडियन लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय शिशिर कुमार घोष। दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आजमगढ़ उद्घोषणा किस घटना से संबंधित है? देखिए, आजमगढ़ उद्घोषणा जो है ये इस बात का स्रोत था कि विद्रोही क्या चाहते थे, और ये हुआ था 1857 के विद्रोह में, 1857 में। नेक्स्ट है 3 खंडों की विशालकाय रचना अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इसका प्रकाशन किया गया था जेम्स मिल के द्वारा। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है? सूर्यास्त का नियम किससे संबंधित है? तो सूर्यास्त का नियम से संबंधित है स्थायी बंदोबस्त से, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। कारण क्या है कि इसमें होता क्या था कि जो डेट डिसाइड किया जाता था ना, कि जैसे मान लीजिए आज 13 तारीख है, तो 13 का डेट डिसाइड किया गया कि 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को, मान लीजिए 13 अक्टूबर को शाम तक, यानी सूर्यास्त होने तक आपको जो भी रेवेन्यू है वो पे कर देना है। अगर 13 अक्टूबर को डिसाइड किया गया तो 13 अक्टूबर के सनसेट तक यानी सूर्यास्त तक अगर ये पेमेंट नहीं किया गया फाइनली, तो जो भी ज़मींदार होते थे उनको उनके लिए नीलामी शुरू कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था। इस चार्टर का निहितार्थ क्या था? इस चार्टर में क्या कहा गया था, क्या था? तो जब हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन जो हमारा सी है यानी EIC को ब्रिटेन में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया था। EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63वां प्रश्न हमारा है कि A.O. ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो कथन है 1885 से 1906 तक INC के महासचिव के रूप में इन्होंने काम किया, बिल्कुल सही कथन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की, बिल्कुल सही, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के तौर पे हम जानते हैं। तीसरा कथन है कि कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में A.O. ह्यूम के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने उर्दू पत्रिका मुहिबे रैया का आयोजन और प्रबंधन किया, ये भी सही है। इस तरह से हमने क्या देखा कि ये चारों कथन सही हैं, सो हमारा आंसर हो जाएगा ई यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी 64वें नंबर का जो प्रश्न है वो है कि किसके गवर्नर रहते हुए सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई थी? देखिए, सर्वोच्चता की नीति क्या थी ये समझिए। कंपनी दावा करना शुरू कर रही थी कि उसका जो भी अधिकार है वो सर्वोच्च है, यानी उसकी शक्ति सभी भारतीय राज्यों से अधिक है, इसीलिए इसको सर्वोच्चता की नीति कहते हैं। इसको शुरू किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किससे संबंधित था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किससे संबंधित था? इसके ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा किसी भी साधन से अलग मुस्लिम राष्ट्र के गठन की खुली मांग, यानी ए से संबंधित था। कहने का मतलब कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए, स्पष्ट तरीके से मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का फैसला किया था और 16 अगस्त 1946 को ये इन्होंने मनाया था। इसमें हुआ क्या था कि इस दिन कलकत्ता में बहुत सारे दंगे हो गए थे और कई दिनों तक चलते रह गए थे। आपको बताऊं कि कई हजार लोग इसमें मारे गए, यहाँ तक कि मार्च 1947 आते आते तक पूरे उत्तरी भारत के कई हिस्सों में ये वायलेंस बुरे तरीके से फैल चुका था। 66वें प्रश्न पे चलते हैं। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव किया गया था? 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए संघीय संरचना। अर्थात इसने सीधा कहा था, इस कैबिनेट मिशन ने एक परिसंघ योजना का प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा गया था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी रखा जाए, उसको एक्सेप्ट करते हुए और पूरे राष्ट्र को एकजुट करते हुए एक संघ की संरचना की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित स्वदेश बांधव समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन कथनों को जब आप पढ़ेंगे आप एक एक करके कि ये चटगांव में सक्रिय थी, इसकी स्थापना सूर्यसेन ने की थी, यह मुख्य रूप से क्षेत्र के मुस्लिम किसानों के बीच जन समर्थन पैदा करने में सफल रही, यह लोगों तक केवल स्वदेशी का संदेश पहुंचाने के लिए स्थापित की गई थी। तो इसका उत्तर जो सही है वो है कि यह मुख्य रूप से क्षेत्र के मुस्लिम किसानों के बीच जन समर्थन पैदा करने में सफल रही। देखिए यहाँ हम स्वदेशी आंदोलन की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति के बारे में बात कर रहे हैं, इसको स्थापित किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। सूर्यसेन ने स्थापित नहीं किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने इनको स्थापित किया था और ये चटगांव में नहीं बल्कि ये बारिसल में सक्रिय थी। ठीक है, बारिसल में सक्रिय थी। और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जादुई लालटेन, व्याख्यान, स्वदेशी गीत, इन चीज़ों के माध्यम से ज़्यादा गांवों तक स्वदेशी का संदेश ले जाया जाए। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसका जो काम हुआ, जो काम ये कर पाई, ये सफल रही मुस्लिम किसानों के बीच में जन समर्थन पैदा करने में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा जारी दीपावली घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इन कथनों को भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्योंकि दीपावली घोषणा जो हुई थी ना, देखिए ये कब हुई थी, ये साइमन कमीशन जब भारत के लिए संवैधानिक सुधारों के लिए आया था तो यहाँ पर ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों दोनों के प्रतिनिधियों पर एक सम्मेलन करने की सिफारिश साइमन कमीशन ने की थी। ब्रिटिश कैबिनेट ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन हो क्या गया था बाद में कि पूरे जितने भी पार्टीज थी भारत में, सब ने मिलकर के एक मत से साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन गो बैक का नारा इसी समय दिया गया था और आपको पता भी होगा कि लाला लाजपत राय की इसी समय लाठीचार्ज के कारण सिर पे चोट लगने से मृत्यु हुई थी। तो इसी समय लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा की जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले समय में भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस घोषणा में ये तय नहीं था कि ये सब कब तक किया जाएगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है 69 नंबर का क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसमें अगर हम इन कथनों को पढ़ें तो हमें मिलेगा कि बलिया और तामलुक में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सारी भूमिगत गतिविधियां चल रही थी, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिनमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन और इस तरह के बहुत सारे लोग शामिल थे। इसी में उषा मेहता जो थी उन्होंने भूमिगत रेडियो भी शुरू किया था।
तो ये जितने भी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ थी, इन सब का उद्देश्य था कि लोगों के बीच में जो माइंडसेट है, जो विल पावर है, वो बना रहे। इसी समय बलिया और तामलुक में, हालांकि बलिया तामलुक के अलावा सतारा में भी समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तामलुक के बारे में आपको बता दूं कि ये मिदनापुर में है, ठीक है, बंगाल के ये मिदनापुर में है। तो बलिया और तामलुक में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। सो बी हमारा करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न हमारा है कि नील विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, नील विद्रोह के संबंध में जब इन कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसमें ए और सी ये दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि एक तो इसका नेतृत्व निश्चित रूप से दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था, बिल्कुल सही है ये। लेकिन ये यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा यहाँ पे शर्तें आरोपित की गई थी। कर का प्रॉब्लम यहाँ नहीं था, कराधान का प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस इम्पोज की गई थी किसानों पर। और ये बिहार में नहीं होकर के ये बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का संगठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में टाइगर लीजन का संगठन किया था 1941 में। राजा राम मोहन राय की गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर है, आप जब देखेंगे सारे टॉपिक्स को, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राजा राम मोहन राय के संबंध में सत्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, न ये बहुवाद के समर्थक थे, न ये नया धर्म चाहते थे, न इन्होंने विरोध किया स्पेनिश क्रांति का। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रार्थना समाज का सामाजिक एजेंडा नहीं था। तो इसका सही उत्तर है कि मूर्ति पूजा का विरोध। नेक्स्ट कथन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। इसका एक कथन सत्य है। देखिए, इसकी स्थापना की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने, जो हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। ये यंग बंगाल आंदोलन के तहत ये लोग क्या करते थे कि सामाजिक और जो भी धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज चली आ रही थी, इनका विरोध करते थे, ईश्वर के अस्तित्व पे बहस करते थे, साथ ही साथ धार्मिक धारणाओं की अवहेलना भी करते थे, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता भी चाहते थे। तो इनको जनता का समर्थन नहीं मिला था। इनको काफ़ी, संस्थापक को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। इसके अलावा इनका अतिवाद प्रकृति में व्यवहारिक था। ये भी गलत है, क्योंकि इनका अतिवाद प्रकृति में बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने नहीं, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथनों को पढ़ना है और संबंधित व्यक्तित्व को पहचानना है। तो ये जो कथन है, इनको जब हम पढ़ेंगे कि संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया इन्होंने, बेथुन कॉलेज की स्थापना की, स्कूलों के सरकारी निरीक्षक थे, तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसमें सही उत्तर है। फिर हम देखेंगे कि पुस्तक, पत्रिका और संस्थापक। तो दर्पण संबंधित है बाल शास्त्री जाम्बेकर से, संवाद कौमुदी R.M. रॉय से, सुधारक है गोपाल गणेश आगरकर, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह जो हमारा सही उत्तर है यहाँ पे वो है बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1908 में, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। और ये कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था, बिहार के मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि परमहंस मंडली की कहाँ पर थी और किस चीज़ में रुचि रखती थी। तो ये महाराष्ट्र में थी, बम्बई में ये स्थापित की गई थी, और इसकी रुचि जाति व्यवस्था के उन्मूलन में थी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारंपरिक ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में कहाँ पर, किसके द्वारा कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की गई थी। ये स्थापना हरिद्वार में की गई थी और स्वामी श्रद्धानंद द्वारा की गई थी, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि ये कूट हमें मिलाना है। सेवा सदन, सेवा सदन किससे संबंधित था। तो सेवा सदन संबंधित था बहराम जी M मालाबारी से। धर्म सभा का संबंध राधाकांत देव से, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री से, और राधा स्वामी आंदोलन का संबंध शिवदयाल साहब से। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कि किस वर्ष पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में पहली बार। इसकी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कथनों को जब हम पढ़ेंगे पूरा तो हमें पता चलेगा कि सी कथन जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने संवैधानिक या असंवैधानिक सभी तरीकों से भारतीय हितों को बढ़ावा देने का काम नहीं किया था, बल्कि ये केवल और केवल संवैधानिक तरीकों का ही इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ब्राह्मण विरोधी था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो एक एक करके देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, वोकालिगा संघ, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जस्टिस आंदोलन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ हम क्या देखते हैं ना कि ये सारे के सारे आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, सभी आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे इसमें से, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में किस तिथि को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? देखिए, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो किया गया था 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने के लिए किसके द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सामाजिक सम्मेलन। भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टीटू मीर का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देखिए, टीटू मीर का आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या था? देश को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्ति दिलाना, इसके साथ साथ किसानों पर जमींदारों और नील बागान मालिकों के उत्पीड़न का विरोध करना। इन चीज़ों को मतलब एक तरह से मिक्सअप करके इन गोल्स को ये आंदोलन शुरू किया गया था। टीटू मीर ने इसको शुरू किया था। बंगाल के उत्तर 24 परगना क्षेत्र में ये चला था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये 7 से 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालिया टंक मैदान में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अकाली आंदोलन के चलते, अकाली आंदोलन का इसमें से क्या प्रभाव हुआ ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि जितने भी ये ए बी सी ऑप्शन है, यानी भ्रष्ट उदासी महंतों के नियंत्रण से सिख गुरुद्वारों को मुक्ति मिली, अहिंसक असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ क्योंकि 1920 के समय में ये किया गया था, और 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। ये तीनों ही कथन सही हैं, बस एक ये डी सही नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ई, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि अकाली आंदोलन की वजह से क्या हुआ था। तो ये तीनों चीज़ अकाली आंदोलन की वजह से हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अभी ने हमें फिर से ये घटनाएं हैं और आंदोलन है, इनको सही क्रम में लगाना है। इसका जो सही क्रम है वो देखते हैं क्या होगा। फराजी आंदोलन जो हुआ है ये 1819 में हुआ है। अहमदिया आंदोलन जो है ये 1889 में हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन हुआ है 1875 में। देवबंद स्कूल जो है ये 1866, यानी कि इस लिहाज से हम देखें तो हमारा सही उत्तर आता है सी। सही क्रम सी में आता है, 1 4 3 2। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा शुरू किए गए पृथक निर्वाचक मंडल में से कौन सा इनमें से सही है? ठीक है, तो सारे कथनों को पढ़ने के बाद हमें डी कथन सही मिलेगा। क्या? तो मुसलमानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। ये मॉर्ले मिंटो सुधारों ने पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यहाँ पे इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि भारतीयों के बीच जो एकता बढ़ रही थी ना उसको रोक दिया जाए, उसको रोका जाए। नेक्स्ट है,
कौन सा देवबंद स्कूल के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए, देवबंद स्कूल जो है उसको दारुल उलूम भी कहा जाता है। ये भारत का प्रमुख आध्यात्म विद्या संबंधी केंद्र है, मदरसा है। इसकी स्थापना 1866 में उत्तर पूर्व के सहारनपुर जिले में मोहम्मद आबिद हुसैन ने की थी। ठीक है, तो हम इन कथनों को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सी जो कथन है ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा सत्य नहीं है। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 93rd क्वेश्चन पे। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूले। और कब इन्होंने किया था अध्यक्षता? 1888 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1888 में जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब कौन कौन से अधिनियम आए हैं एक एक करके देखें। भारतीय दास्ता अधिनियम ये आया था 1843 में। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया 1850 में। इसी तरह से आगे हम देखेंगे सती निषेध अधिनियम 1829 में। मूल निवासी यानी देशी विवाह अधिनियम 1872 में। तो इसको हम जब क्रम से लगाएंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? देखिए, कांग्रेस में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा था? देखिए, एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा था? तो ये लोग लड़े थे मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने इसमें लड़ाई की थी। तो इस तरीके से सही आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में अगर हम कथनों को पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि बी कथन सही नहीं है। संधि शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों को अफ्रीका में उनके क्षेत्र वापस मिल गए। ये सही नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसियों को उनके क्षेत्र वापस नहीं मिले थे। ठीक है, केवल उत्तरी अमेरिका में इनको अपने क्षेत्र वापस मिले थे, अफ्रीका में वापस नहीं मिले थे। इसीलिए बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल में भारत की अस्थायी सरकार में कौन गृह मंत्री था? देखिए, काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनी थी 1915 में। 1915 में बनी थी, जिसके गृह मंत्री थे ओबेदुल्ला सिंधी। और यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला जो थे ना, ये यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। और अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी विफल क्यों हो गए? तो भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी विफल क्यों हो गए, इसका कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण ये था ना कि अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी राजकीय संस्था थी। इसके अलावा फ्रांसीसी नौसेना जो थी वो ब्रिटिश नौसेना से ज़्यादा मजबूत नहीं थी। बंगाल के धन ने अंग्रेज़ों की बहुत सहायता भी की थी और फ्रांसीसियों ने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को व्यावसायिक हितों के अधीन भी कर दिया था। इस वजह से हमारा ई ऑप्शन सही है, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पर चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप लगाया गया था? देखिए, चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप किस पे लगाया गया था? ये लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक पे 1897 में, और इसी समय ये पहली बार जेल गए थे। आगे बढ़ते हैं हम। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इन्होंने 1860 में इसका प्रकाशन हुआ था नील दर्पण का, और इसमें मूल रूप से नील विद्रोह के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इन कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि एक कथन जो है वो सत्य है।
ये कथन क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। मैसूर के आधे इलाकों पर विजेताओं ने कब्जा कर लिया, ये बिल्कुल सही है। जबकि टीपू सुल्तान से इस समय 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा था, टीपू सुल्तान को 5 करोड़ का नहीं देना पड़ा था। डिंडीगुल और मालाबार मराठों के पास नहीं गए थे, बल्कि अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिल गया था। मराठों को मिला था तुंगभद्रा और इसके नदी के इसकी सहायक नदियां जो है उसके आसपास के क्षेत्र मिले थे। साथ ही साथ टीपू सुल्तान के बच्चों को अंग्रेजों ने बंधक बनाया था, लेकिन यहाँ पे 4 बेटे नहीं बल्कि 2 बेटों को बंधक बनाया था। तो इस तरीके से हमारा कथन ए सही है। 104 नंबर प्रश्न में चलते हैं। किसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच ये कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। इसने क्या किया था? वुड डिस्पैच का मेन फोकस जो था, इसकी वजह से कोलकाता, बम्बई और चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की नींव रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, 1841। सब परिषद गवर्नर जनरल ने 1823 में लोक शिक्षा की सामान्य समिति नियुक्त की थी, जिस पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देने की जिम्मेदारी थी। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनमें से लॉर्ड मेकाले इसके अध्यक्ष थे। 1841 में इसकी जगह ले ली थी शिक्षा परिषद ने। आगे बढ़ते हैं हम। ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति शिक्षा से संबंधित थी? तो देखिए, सार्जेंट योजना जो 1944 में आई थी, मैकडॉनल्ड आयोग जो आया था, लेकिन ये शिक्षा से संबंधित नहीं था। हाँ, फ्रेजर आयोग आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित नहीं था। जबकि हर्टोग कमीशन जो आया था ना 1929 में, ये शिक्षा से संबंधित था। इसलिए हमारा ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ष 1857 में किसके स्थान पर, कौन से स्थान पे विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए, इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन दिल्ली में नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए। 109 क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था? इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने एचिसन समिति की नियुक्ति की थी? एचिसन समिति की नियुक्ति की थी लॉर्ड डफरिन ने। देखिए, लॉर्ड डफरिन ने ये जो नियुक्ति की थी, इसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें निश्चितता के मौलिक घटकों को सुनिश्चित किया जा सके और भारत में सिविल सेवाओं में स्थानीय लोगों के मामले में पूरे तरीके से समानता लाई जा सके। इस उद्देश्य के साथ 1886 में लॉर्ड डफरिन ने एचिसन समिति की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सही उत्तर है बी, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और इसके लिए साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की भी सिफारिश इसी में की गई थी। 112 प्रश्न में चलते हैं। कौन सा भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था? देखिए, भारत का जो पहला पंजीकृत मजदूर संघ था वो था मद्रास लेबर यूनियन। सी, मद्रास लेबर यूनियन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि 113 नंबर का प्रश्न है कि M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और ये स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डी, ताशकंद में। ताशकंद में M.N. रॉय ने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि
भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था? इसमें से हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रियासतों द्वारा, आरएसएस द्वारा। तो सही उत्तर यह है कि इनमें से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था, इसलिए ई हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से इनमें से कौन जुड़ा हुआ था? तो सही उत्तर इसका ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये दोनों ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ए, नागपुर। भारतीय सम्मेलन जो हुआ था, अखिल भारतीय सम्मेलन फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये नागपुर में आयोजित किया गया था। कब इसको किया गया था? 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस व्यक्ति ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की? तो देखिए, इसकी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रानाडे और रघुनाथ राव, इन दोनों ने मिलके की थी। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा ई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1892 में यानी 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे वो थे वीरेसलिंगम पंटुलू। ये मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़े थे? भारत धर्म महामंडल जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी, तो इससे कौन से नेता जुड़े थे? इससे जुड़े हुए थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीना था? तो गोवा को अल्बुकर्क ने छीना था बीजापुर के शासक से। बीजापुर का शासक जो था उससे गोवा को छीन लिया था इन्होंने। और अल्बुकर्क जो था ना, ये भारत में दूसरा गवर्नर था, पुर्तगालों का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में शांत जल की नीति का पालन किया था? तो देखिए, शांत जल की नीति का पालन करने वाला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत में शांत जल की नीति का पालन किया था। 123वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया था? ये नेविगेटर उपनाम दिया गया था प्रिंस हेनरी को। आगे बढ़ते हैं। किसने 1924 से 25 के वाइकोम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो देखिए, इसकी जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वाइकोम सत्याग्रह में, ये निभाई थी के कलप्पन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी। नेक्स्ट है, किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने पहली बार भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है इनमें से? तो हम देखेंगे कि इनमें से वंदे मातरम जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस संगठन ने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की? ये प्रकाशित की थी इंडिया हाउस ने। आगे देखते हैं। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये नाम था संजीवनी। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दोनों समाचार पत्र शुरू किए गए थे एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले लोग कौन थे? तो पहले लोग ये थे डच पीपल जो आए थे, उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी पहली बार शुरू की। नेक्स्ट है, इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो हम देखेंगे कि कौन सा पहले हुआ था, इसमें से कौन सा बाद में हुआ था, तो हमें पता चलेगा कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन में है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये सबसे पहले हुआ 1761 में, इसके बाद हुआ है पेरिस की संधि, फिर मद्रास की संधि और अंत में हुई है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जब सही सुमेलित हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डी यानी होलकर जो थे वो इंदौर के थे। ठीक है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। गायकवाड़ बड़ौदा के थे, भोंसले नागपुर से थे, पेशवा पूना से थे और होलकर इंदौर से थे। जबकि ग्वालियर से कौन थे? ग्वालियर से सिंधिया थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महादजी शिंदे जो थे ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताना है कि इन कथनों पे विचार करके कि कौन सी संधि की बात की जा रही है। इसमें बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किया गया। बाजीराव ने सूरत शहर सौंप दिया। निजाम के अधिराज्य पर चौथ के सभी दावे छोड़ दिए गए। ये बात की जा रही है बेसिन की संधि के विषय में जो की गई थी 1802 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंध में कहाँ के गवर्नर जनरल रहते हुए किसने सहायक संधि स्वीकार की? तो सिंध ने कब सहायक संधि स्वीकार की थी? सिंध ने स्वीकार की थी 1839 ईस्वी में और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिसल का क्या अर्थ होता है? देखिए मिसल का अर्थ क्या होता है? मिसल का अर्थ होता है समान या बराबर। ठीक है, समान या बराबर। तो इस हिसाब से ए सही आता है। लेकिन इसके साथ साथ मिसल शब्द जो है ये साथ ही साथ हम देखेंगे कि सिख और सरदारों के लिए सेना या राज्य को भी इंगित करता था। तो इस हिसाब से डी भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ई। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व थीसिस का मूल इस अवधारणा पर टिका हुआ है कि, अब इसमें इन कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक कथन सही है कि जब तक कांग्रेस जैसे संवैधानिक मंच की स्थापना नहीं हुई तब तक एक हिंसक उपनिवेश विरोधी क्रांति होनी ही थी, इसलिए कांग्रेस को स्थापित किया गया ताकि इस संभावना को दबाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इस युग्म को जब हम देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ए यानी वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति थी, घेरे की नीति, ये सही है। बाकी सारे युग्म गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। अब हमें बताना है कि यानदबू की संधि जो है ये 1826 में हुई है। लहासा की संधि 1904 में हुई है। गंडमक की संधि हुई है 1879 में। डूरंड का निर्माण हुआ है, डूरंड लाइन का 1893 में, 1893 में। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर आता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति क्या थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति ये थी कि किसी भी रूसी प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश भारत की पहल के रूप में पड़ोसी राज्यों को विलय कर लिया जाए या उनके साथ संधि कर ली जाए। तो इस हिसाब से देखिए कि ये दो आंसर हमें सही मिल रहे हैं, पड़ोसी राज्यों का विलय करना और उनके साथ संधि करना। इस तरह से हमारा सही आंसर आता है ई। इसके बाद है कि किसके गवर्नर जनरल रहते हुए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बनाया गया था? तो देखिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो बनाया गया था ये किसके समय में बनाया गया था? ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, 1901 में। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत किस राज्य का विलय नहीं किया गया था? देखिए व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत बहुत सारे राज्यों का विलय किया गया, जैसे सतारा, चैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तोर, अर्काट। लेकिन अवध का विलय जो किया गया था वो हम देखेंगे कि अवध का विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत किया गया था। लेकिन एक जो इसमें ऑप्शन है भरतपुर, ये व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय नहीं किया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो ये थे 34th। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, ये बिल्कुल सही है। एस.एन. बनर्जी ने 1925 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ये कथन
भी बिल्कुल ही हमें लगता है कि सही नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता पूर्व युग में कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा सही आंसर है यहाँ पे बी, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को किस क्षेत्र की जमींदारी मिली। तो देखिए, इसमें प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को जमींदारी मिली थी केवल और केवल 24 परगना की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। किस शासक ने अंग्रेजी व्यापारियों की तुलना में भारतीय व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्कों को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया। इसका सही उत्तर है मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया था कि सभी को पूरी तरीके से पूरे शुल्क को ही समाप्त कर दिया था कि अंग्रेज और भारतीय व्यापारी सब एक बराबर हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इलाहाबाद की संधि के अनुसार कौन सा कथन सुमेलित है। इलाहाबाद की संधि के अनुसार केवल और केवल सी सुमेलित है, क्योंकि 26 लाख रुपए दीवानी अधिकार सौंपने के लिए मुगल बादशाह को पेंशन देना स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था। तो इसे दबाया था जनरल ह्यूग रोज ने। जनरल ह्यूग रोज ने झांसी में 1857 के विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। ये स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 ईस्वी में, 15 जनवरी 1784 में। और आपको बता दूं कि इसी के साथ ही, चूँकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, इसका मेनली क्या था ना कि ये लोग चाहते थे कि प्राच्य अनुसंधान यानी भारत और आसपास के क्षेत्रों में अनुसंधान को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, और इसके लिए भारत में कंपनी शासन ने इस संगठन को स्थापित किया था। इसके साथ ही हमारे 150 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए, और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको पॉज करके देखना चाहिए, आप ज़रूर देखें, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगले सेट के साथ हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। ये हमारा तीसरा सेट था। इसके पहले हमने 2 सेट और परफेक्शन IAS के अपलोड कर दिए हैं। एक सेट हमने आस्था IAS का भी डाला है। आगे भी हम ऐसे ही सेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके लिए रोज़ एक सेट लेकर आएँ, तो और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। आपकी सफलता में हम अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, हमें अपना फीडबैक दें। अगर आपको किसी तरह का कोई सुधार या आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें फीडबैक ज़रूर दें, और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब तो आप करें ही। थैंक यू।